हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। उजाला कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जो नया बैच जो चल रहा है आरबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट सीरीज़ का, और इस बैच में जितने भी मनोविज्ञान के टेस्ट होंगे, यानी कि हर जो 100 प्रश्न का टेस्ट होता है उसमें मनोविज्ञान का जो पार्ट होगा, हर मनोविज्ञान के टेस्ट के प्रश्नों की हम व्याख्या सहित वीडियो पोस्ट करेंगे। तो उसी क्रम में जो पहला टेस्ट हुआ था, जो 4 अप्रैल को हुआ था, 81वां टेस्ट, और उस टेस्ट के हम प्रश्नों की व्याख्या सहित वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। तो आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझें। सिर्फ एक प्रश्न नहीं, बल्कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके काफ़ी सारे प्रश्नों पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कई प्रश्न आपके क्लियर हो जाने से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि उनसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपने को किसी प्रकार से कोई प्रश्न गलत करने की या गलत होने की कोई संभावना नहीं है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तथा जो भी कैंडिडेट रीट की तैयारी कर रहा हो, अगर वो उजाला टेस्ट सीरीज जो कि ऑथेंटिक पाठ्यक्रम पर आधारित एक अच्छी गुणवत्ता वाले प्रश्न हम ऐड कर रहे हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को अगर कोई ज्वाइन करने का इच्छुक हो तो व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवाया गया है। यहाँ पर देख लीजिए आप 8094994370 पर आप कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप पर तो इसकी प्रोसेस और प्रक्रिया आप समझ सकते हैं, और आपको उचित लगे तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और समय की मांग है कि जितना भी जो अपने पास समय है तो उसको हम सही तरीके से सदुपयोग करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाकी मैं आपको समय भी दूंगा साथ साथ में। अगर कोई नया कैंडिडेट भी इन प्रश्नों को देख रहा है तो वो आप एक टेस्ट के रूप में टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा सार्थक तथ्य है। अपने को एक सार्थक तथ्य यानी कि जिसका एक अर्थपूर्ण जो वाक्य है, अर्थपूर्ण तथ्य निकलता हो जिसका, वो मतलब ऐसा एक सेंटेंस आपने को एक चूज करना है। तो ए नंबर ऑप्शन है, विकास पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता है। तो सेकंड ऑप्शन है, विकास सभी व्यक्तियों में समान रूप से नहीं होता है। और थर्ड ऑप्शन है, विकास वंशानुक्रम व वातावरण का योगफल है। और द नंबर ऑप्शन है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, आप इस प्रश्न का आंसर सेलेक्ट कीजिए। और मैं एक चीज़ बता रहा हूं कि आपको कि ये जो नया बैच जो शुरू किया है हमने, इसमें साइकोलॉजी के प्रश्न हम एनसीईआरटी से भी ले रहे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो कुछ लोगों की थिंकिंग रहती है कि जो टेस्ट सीरीज में प्रश्न थोड़े से डिफिकल्ट आ रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल कंपटीशन इतना हाई हो चुका है, कंपटीशन इतना डिफिकल्ट हो चुका है कि प्रश्नों का लेवल कुछ ऐसा आता है जो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो अपने को ऑथेंटिक प्रश्नों को ऑथेंटिक गाइड से ऑथेंटिक बुक से जो प्रश्न लिए जा रहे हैं उनको बढ़िया ढंग से कवर करें, और आपके मन के जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन आपने सोच लिया होगा। तो देखिए मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ कौन सा है। इसका बी नंबर ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, विकास पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि विकास पूर्वानुमान के अनुसार ही होता है। और सेकंड नंबर ऑप्शन है, विकास सभी व्यक्तियों में समान से नहीं होता है, व्यक्तियों में समान से नहीं होता। बिल्कुल सही बात है कि विकास सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। किसी में तीव्र होता है तो किसी में विकास की गति धीमी होती है, किसी में किस प्रकार से होता है। तो ये बिल्कुल सही कथन यही है और इसका राइट आंसर यही है, बी नंबर ऑप्शन। सी नंबर में लिखा है कि विकास वंशानुक्रम व वातावरण का योगफल है। वातावरण तथा वंशानुक्रम का योगफल नहीं है विकास, बल्कि गुणनफल है। और द नंबर ऑप्शन है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये भी बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इससे रिलेटेड भी कोई प्रश्न अगर आ जाए तो अपन इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दंत कथा किशोरों में अकेंद्रवाद के दो घटक हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। ए नंबर है लॉरेंस कोहलबर्ग, और बी नंबर ऑप्शन है जीन पियाजे, और सी नंबर ऑप्शन है डेविड एल्काइंड, और द नंबर ऑप्शन है रीगर व बैगले। तो डेविड एल्काइंड ऑप्शन इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ यही है। लेकिन इसमें बहुत सारा कई कैंडिडेट्स ने टेस्ट में इस प्रश्न को रॉन्ग कर दिया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दंत कथा किशोरों के केंद्रवाद के दो घटक हैं। ये होता क्या है? तो काल्पनिक श्रोता क्या होता है कि किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे भी उनके प्रति उतना ही ध्यान आकर्षित करते हैं जितना कि वे स्वयं अपने रूप में खुद के बारे में सोचते हैं। यानी कि बच्चे अपने बारे में जो सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि दूसरे भी उसके बारे में वही सोच रहे हैं। सिर्फ मतलब कि दूसरों को भी वो अपने दृष्टिकोण से देखता है कि जो मैं सोचता हूँ वैसा ही वो मेरे बारे में सोच रहे होंगे। और वे कल्पना करते हैं कि लोग हमेशा उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं,
उन्हें व्यवहार का प्रेक्षण कर रहे हैं, उनके व्यवहार का प्रेक्षण कर रहे हैं। और जैसे कि लड़के की कल्पना कीजिए, लोग उसके, जैसे कि एक लड़का मतलब एक वो अपना कल्पना करता है कि लोग उसकी शर्ट पर लगे धब्बे पर ध्यान दे रहे हैं, तथा कोई लड़की उसके चेहरे की फुंसियों के बारे में क्या सोचेगी। वह सोचता रहता है कि ऐसी कोई कंडीशन में मतलब लड़की कोई भी हो तो मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरे चेहरे के ऊपर जो भी फुंसियाँ हैं वो चेहरा ख़राब है। तो ये होता है काल्पनिक श्रोता, मतलब कल्पनाएँ करना। और एक होता है भी सॉरी एक इसके मतलब काल्पनिक श्रोता के अंदर होता है भी अत्यधिक आत्म सचेत बना देता है। ये बंदे को मतलब अपने आप के प्रति एक आत्म सचेत बना देता है, भी वो सचेत रहता है कि बस सिर्फ वो ही ये सोचता है कि लोग मेरे बारे में ये सोच रहे हैं। और एक व्यक्तिगत दंत कथा क्या होती है, किशोरों की अकेंद्रवाद का एक भाग है, मतलब कि अकेंद्रवाद का ही एक भाग है दंत कथा, जिसमें स्वयं के अद्वितीय होने का भाव निहित है। यानी कि वो अपने आप को सबसे अलग और सबसे विशिष्ट समझते हैं बालक, किशोर मतलब इस अवस्था में। तो ये होता है व्यक्तिगत दंत कथा। जैसे कि उदाहरण के रूप पर समझ सकते हैं कि एक किशोरी सोचती है कि एक मित्र के द्वारा विश्वासघात किए जाने के कारण जिस पीड़ा का अनुभव वह कर रही है उसे कोई भी महसूस नहीं कर सकता। तो एक बच्ची मतलब कि किशोरावस्था में ये सोचती है कि उसके साथ जैसा कि उसके किसी मित्र ने विश्वासघात कर दिया है, और जो पीड़ा से वह गुजर रही है वह कोई भी व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति उसको सहन नहीं कर सकता। वो सोचती है सिर्फ मैं ही सहन कर सकती हूँ। तो ये होते हैं भी अकेंद्रवाद के दो घटक होते हैं, काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंत कथा। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसका राइट आंसर, इसकी ये परिभाषा है, ये मतलब कथन है, ये किसका है, डेविड एल्काइंड का है। राइट ऑप्शन इसका सह है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, एक सेकंड मैं आपको बता दूं, इनके थोड़ा टिक लगवा देता हूं ताकि किसी भी प्रकार से, इसका ब नंबर ऑप्शन राइट है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है स नंबर डेविड एल्काइंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है थर्ड, मनोलैंगिक एवं मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों सिद्धांतों के अपने को प्रतिपादक जिन्होंने सिद्धांत दिए तो उनके बारे में बताना है भी कौन कौन थे। तो इसका राइट ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया था, और मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया था वो एरिक एरिक्सन ने दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, द नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। जीन प्याजे के अनुसार किस अवस्था के दौरान चिंतन वास्तविक मूर्त अनुभवों से आगे तक विस्तृत हो जाता है। अपने को ये बताना है कि किस अवस्था के दौरान चिंतन वास्तविक मूर्त अनुभवों से आगे तक, यानी कि मूर्त अनुभवों के बारे में नहीं बताना है अपने को, प्रश्न की भाषा को समझें। प्रश्न में ये लिखा है कि मूर्त अनुभवों से आगे तक, एनसीईआरटी 11th से लिया गया क्वेश्चन है ये। और मूर्त से आगे क्या होता है, अमूर्त, यानी कि अमूर्त अनुभवों के बारे में सोचता है जिसमें बालक, तो वो कौन सी अवस्था है उसके बारे में बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप चेक कीजिए एक बार, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ए नंबर अंत्य प्रज्ञात्मक अवस्था, ब नंबर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, स नंबर है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और द नंबर है ज्ञानेंद्रिय गामक अवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ब नंबर है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपने पढ़ा ही होगा, साइकोलॉजी लंबे समय से पढ़ रहे हैं तो ये चारों के बारे में हालांकि ध्यान ही होगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जो अंत्य प्रज्ञात्मक अवस्था होती है ये 4 से 7 वर्ष तक होती है, और इसमें क्या होता है भी बालक अतार्किक चिंतन करता है, कहानी व गीत सुनने का इच्छुक होता है भी, खेल विधियों का इच्छुक होता है, कहानी व गीतों का इच्छुक होता है। और जो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो इसका राइट ऑप्शन था, उसका मतलब होता है अमूर्त चिंतन की। अमूर्त चिंतन किसमें पाया जाता है भी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है ना। तो इसमें क्या होता है कि वास्तविकता व वस्तुनिष्ठता का विकास होता है, यानी कि इसमें समस्या समाधान विकसित होता है और चिंतन विकसित होता है, और तथा अपसारी चिंतन यानी कि सृजनात्मक चिंतन जिसमें नई नई चीज़ों की खोज करता है बालक, तो वो इसी में विकसित होता है। और नेक्स्ट इसका 6 नंबर ऑप्शन में लिखा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था में कहता है मूर्त रूप से चिंतन करता है बालक, यानी कि मूर्त वस्तुओं का तार्किक चिंतन करता है ना, यानी कि वस्तुओं को साक्षात देखने के बाद में उसके बारे में तर्कपूर्ण चिंतन करता है। और जो अमूर्त होता है वो बिना देखे ही तर्कपूर्ण चिंतन कर सकता है। अब अपन देखिए कि जैसे पहाड़ है, अब मान लीजिए कि जो हनुमानगढ़ गंगानगर का बालक है, हनुमानगढ़ और गंगानगर यहाँ पर पहाड़ नहीं पाए जाते हैं, तो हनुमानगढ़ गंगानगर में निवास करने वाले बालक, जैसे मान लीजिए कि वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, अमूर्त चिंतन की अवस्था में आ जाता है, तो वह मतलब स्कूल की शिक्षा से, टीचर से पढ़ करके समझ करके ये सोच सकता है कि पहाड़ कैसे होते हैं, है ना।
और जो होता है अभी ठोस संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है कि मूर्त रूप से, जैसे कि पहाड़ी एरिया का बालक पहाड़ को देख करके वो मतलब उसके बारे में तार्किक चिंतन करेगा कि ये कैसे है, क्या है, किस चीज़ का बना है। और इसी प्रकार से ज्ञानेंद्रिय गामक अवस्था में क्या होता है कि बालक शारीरिक रूप से वस्तुओं को इधर उधर करना, उसके अंदर ये विशेषता पाई जाती है। और बालक की पहचान करने की वस्तुओं को पहचान करने की कोशिश करता है इस उम्र में, यानी कि संवेदी गामक अवस्था भी कह सकते हैं इसको। और वस्तु को पकड़ना, और इसकी जो ज्ञानेंद्रिय गामक अवस्था है इसकी 6 उप अवस्थाएँ भी है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है। एरिक एरिक्सन के अनुसार जीवन का कौन सा वर्ष आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आसक्ति के विकास, यानी कि आपने, हो सकता है बहुत सारे व्यक्तियों ने ये वर्ड पहली बार सुना हो, आसक्ति क्या होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं भी, आसक्ति विकास क्या होता है, शिशु एवं उसके माता पिता के बीच में जो सांवेगिक बंधन पाया जाता है, यानी कि एक सांवेगिक संबंध पाया जाता है, उसे ही बोलते हैं आसक्ति का विकास। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखें। हो सकता है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो। तो इसमें अपने को ये बताना है कि एरिक एरिक्सन के अनुसार जीवन का कौन सा वर्ष आसक्ति विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रथम वर्ष, द्वितीय से छठा वर्ष, स नंबर है 12 से 15 वर्ष, और द नंबर है किशोरावस्था का कोई भी वर्ष। तो अधिकतर बालकों ने, अधिकतर टेस्ट सीरीज के बच्चों ने आंसर इसका दिया था द नंबर किशोरावस्था का कोई भी वर्ष। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या है, इसका है ए नंबर ऑप्शन, प्रथम वर्ष में। प्रथम वर्ष में ही आसक्ति के विकास का महत्वपूर्ण समय होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, भारतीय संदर्भ के बच्चों के विकास को समझने के लिए एक पारिस्थितिकी मॉडल 1977 में प्रस्तुत किया। तो देखिए, आपने पारिस्थितिकी मॉडल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। जो पारिस्थितिकी मॉडल के बारे में आपने पढ़ा है वो कई बुक्स में जैसे दे रखा है, अवनी पब्लिकेशन में भी है और सीखवाल में भी है, और भी कई सारी मनोविज्ञान की बुक्स में है, लगभग सभी बुक्स में है ये। और पारिस्थितिकी मॉडल जो दिया था वो मतलब कि एक ओवरऑल जो पारिस्थितिकी मॉडल जो दिया था वो दिया था यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि उसमें जो यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने जो दिया था पारिस्थितिकी मॉडल का सिद्धांत, उसमें क्या था कि इसका विकास का परिस्थिति के परक दृष्टिकोण व्यक्ति के विकास में परिवेशीय कारकों की भूमिका पर अधिक बल देता है। यानी कि अपने परिवेश की वस्तुओं पर, परिवेश से ज़्यादा मतलब बच्चा किस प्रकार से अपने आप का विकास करता है, तो वो मतलब चीज़ें होती है परिस्थितिकी मॉडल में। और जो ब्रॉनफेन ब्रेनर ने दिया था उसके 5 उसके अवस्थाएं थे, 5 उसके टाइप बताए थे, लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और वृत्त मंडल तथा घटक मंडल। आप धीर सिंह दबाई सर के चैनल को सर्च करेंगे तो ये परिस्थितिकी मॉडल के बारे में उन्होंने समझाया गया है। लेकिन अपने को प्रश्न की भाषा को पढ़ें कि भारत के संदर्भ में, यानी भारतीय बच्चों के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए एक परिस्थितिकी मॉडल 1977 में प्रस्तुत किया। तो वो एनसीईआरटी की बुक में अंदर डायरेक्ट ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन देखें क्या लिखा है, उदय पारिक। बी नंबर ऑप्शन लिखा है चंद्र मोहन भाटिया। सी नंबर ऑप्शन लिखा है दुर्गादास सिन्हा, और द नंबर ऑप्शन लिखा है कप्पू स्वामी। तो इसमें मैं आपको बता दूं राइट ऑप्शन आंसर क्या है, सी नंबर दुर्गानंद सिन्हा सॉरी, दुर्गानंद सिन्हा ने 2 परतें बताई है, एक ऊपरी और एक अधिक दृश्य वाली परत बताई है। तो इसकी 2 परतें हैं, उसका भी ध्यान रखना। और नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मस्तिष्क और हृदय किस प्रकार की प्रक्रिया है। ये भी एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसके ऑप्शन चेक कर लें, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, विरोधाभास प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जैविक प्रक्रिया, यानी कि मस्तिष्क और हृदय जैविक प्रक्रिया है। और संज्ञानात्मक प्रक्रिया में और जैविक प्रक्रिया में क्या अंतर आता है, क्या इसमें मतलब इनमें आता है, तो मैं इसको बता देता हूँ। जैसे लंबाई होती है व्यक्ति की, वजन होता है, मस्तिष्क होता है, हृदय व फेफड़े होते हैं, तो ये चीज़ें आती है जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत। और जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में क्या आता है, मानसिक क्रिया आती है, जैसे चिंतन, समस्या समाधान वगैरह। तो जो मानसिक क्रियाएँ जो करता है बालक, वो होती है संज्ञानात्मक प्रक्रिया। और नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं के मध्य संबंध है। तो इसमें संबंध बताना है किस प्रकार का संबंध है। तो जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं के मध्य किस प्रकार का संबंध है, ये घनिष्ठ संबंध है इनके मध्य। ठीक है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी से लिया गया है, इस प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक कवर कर लें। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9,
इसमें लिखा है सामान्यतः अधिकांश बच्चे किस आयु तक बिना सहारे बैठ सकते हैं। तो बिना सहारे किस आयु तक बैठ सकते हैं, एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है। आपको अलग भी आपने पढ़ा होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, तो इसको भी जरूर देख लें, आपने अलग अलग बुक में देखा होगा। लेकिन इसमें 7 वर्ष जो इसका राइट ऑप्शन द नंबर है, तो इसको भी ध्यानपूर्वक समझ लेना। द नंबर इसका राइट ऑप्शन है, आंसर है कि 7 वर्ष, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि 7 वर्ष में तो 7 माह, तो थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दें, मैंने बाई मिस्टेक आपको 7 वर्ष बता दिया है। तो इसका राइट आंसर जो 7 माह है, और 7 माह में बच्चा क्या है कि अधिकांश बच्चे बिना सहारे बैठ सकते हैं, और 8 वर्ष में बच्चे सहारे के साथ खड़े हो सकते हैं, और 1 वर्ष की आयु में बच्चे सामान्यतः बच्चे 1 वर्ष में अधिकांश बच्चे चलना प्रारंभ कर देते हैं, यानी 1 वर्ष में चलना प्रारंभ कर देते हैं, 7 वर्ष में बिना सहारे बैठ सकते हैं, और 8 वर्ष में सहारे के साथ खड़े हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर। 10 नंबर प्रश्न में क्या है कि प्रसव पूर्व काल की औसतन अवधि होती है। तो आपने दिन जरूर पढ़ा होगा, भी अलग अलग बुक में आपने पढ़ा होगा कि 270 दिन या 280 दिन या 270 दिन से या 300 दिन भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। लेकिन अपने को सप्ताह भी अगर पूछ लिया जाए, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया गया, आप वैसे भी सप्ताह निकाल सकते हैं। तो देखिए 40 सप्ताह, 45 सप्ताह, 32 सप्ताह, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा, आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर कौन सा है, 40 सप्ताह। 40 सप्ताह में आप अब दिन बनाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने दिन बन जाते हैं। 40 में 7 चौका 28, यानी 280 दिन बनते हैं, और 270 या 280 दिन का ये प्रसव पूर्व काल के जो अवधि होती है, यानी कि, तो इसका राइट ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि तीव्र गति से शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है, और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है। प्रश्न की भाषा को ध्यानपूर्वक समझें, तो आपको ये प्रश्न समझ में तभी आएगा, और अगर ध्यानपूर्वक नहीं समझेंगे तो आप इसका राइट आंसर कोई और ही देंगे। तो दोबारा देखिए प्रश्न को, यदि तीव्र गति से शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकते हुए और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो। तो नवजात शिशु के अंतर्गत यह प्रतिवर्त क्या कहलाता है। तो एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है, बाकी बुक्स में भी दिया गया है, और एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और बाकी अगर अच्छी गाइड से आप पढ़ रहे हैं, जैसे सिखवाल हो गई और अपनी पब्लिकेशन का तो कहना ही क्या। लेकिन लैंग्वेज तो आप कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है दोस्तों, इसको बार बार पढ़ेंगे तो सब कुछ आसान हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 11 नंबर प्रश्न का, यानी इसका ए नंबर ऑप्शन है, 11 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन है 6 नंबर, मोरो बोला जाता है इसे। और अब देखिए कि पकड़ना क्या होता है, ये 3 से 4 माह में विलुप्त हो जाती है पकड़ने की, जो मतलब कि एक ऐच्छिक पकड़ से विस्थापित हो जाते हैं। अब देखिए रूटिंग में क्या होता है, पकड़ना में क्या होता है, बच्चे की हथेली को यदि उंगली अथवा किसी अन्य वस्तु से दबाया जाता है तो बच्चे की उंगलियां उसके इर्द गिर्द लिपट जाती हैं। आप बच्चे की हथेली को बीच में से दबा कर देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, तो उसकी उंगलियां है ना, जो बाकी सारी उंगलियां जो वो एक साथ ऐसे इकट्ठी सी हो जाती हैं, तो इसको पकड़ना बोलते हैं। और रूटिंग में क्या होता है, गाल को छूने पर सिर को घुमाना और मुख खोलना, यानी कि बच्चे की गाल को जब छुएंगे बच्चा सिर को घुमाएगा या मुख को खोलेगा, तो ये मतलब आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, तो ये रूटिंग होता है। और मोरो में आपने ऊपर ऑप्शन में प्रश्न नंबर 11 में पढ़ लिया होगा। और एक ऑप्शन है बेम्बिस्की, तो बेम्बिस्की में क्या होता है ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है, आप प्रैक्टिकल करके देखना, बच्चे को पैर के तलवे को नीचे हथेली से या मतलब ऐसे हल्के से ठोक करके देखना, उसमें क्या प्रक्रिया होती है। तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर हो जाती है और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है, यानी कि नीचे से पैर के तली को ठोकेंगे ना तो पैर की उंगलियां ऊपर की तरफ, यानी कि आसमान की तरफ बच्चे की उंगलियां एकदम बच्चा ऊपर की तरफ उठाता है, और फिर उसके बाद में आगे की ओर मुड़ जाती है। तो ये प्रैक्टिकल भी करके देखना। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार आ भी चुका है, तो तब उस समय रूटिंग के बारे में आया था, लेकिन ये मोरो इसका राइट आंसर है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है। 12वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, किस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास प्याजे के, प्रश्न पहले ध्यान से देख लें कि किस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास प्याजे के पूर्व संक्रियात्मक विचार की अवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन। और चलिए इस प्रश्न को समझते हैं कि इसमें क्या कह रहा है।
पूर्व संक्रियात्मक विचार की जो एक प्रमुख विशेषता है वह एक अकेंद्रवाद भी है, और अर्थात बच्चे की पूरी दुनिया से केवल, ध्यान रखें इसमें क्या होता है, अकेंद्रवाद में क्या होता है कि बच्चे की पूरी दुनिया से केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन की कल्पना करते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ और समझ भी सकते हैं कि जैसे मान लो कि बच्चा सड़क के ऊपर चल रहा है, सड़क के ऊपर चलते चलते बच्चा मान लीजिए कि किसी भी कारण थोड़ा सा हल्का सा गिर जाता है, तो बच्चे को मतलब सड़क के ऊपर गुस्सा आएगा और सड़क के ऊपर अपने ऐसे पैर ठोकेगा, यानी गुस्से में कि सड़क ने मेरे को गिरा दिया। तो ये मतलब इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो किस अवस्था में होती है, तो पूर्व बाल्यावस्था। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ब नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। लड़कियों में शारीरिक विकास में तीव्र समृद्धि प्रारंभ होती है, तो तीव्र समृद्धि लड़कियों में किस अवस्था में प्रारंभ होती है, इसका राइट ऑप्शन है ए नंबर। इसमें जरा कोई समझने वाली विशेष बात है नहीं, तो इसको भी ध्यान से रखना, एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 14 है, सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक व प्रेरक गतिविधि को कौन सा मस्तिष्क करता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, राइट आंसर है इसका द नंबर ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क। तो इसको भी आप अपनी पब्लिकेशन में भी दिया गया है, बाकी आपने साइंस की बुक में भी पढ़ा होगा, साइंस वाले बच्चों ने जरूर पढ़ा होगा, साइंस का प्रश्न है, और साइकोलॉजी में भी है और साइकोलॉजी का भी प्रश्न है। तो चलिए इसके एक बार सभी ऑप्शन को हल्के से अपन देख लेते हैं कि इसमें क्या है। अब देखिए जो पश्च मस्तिष्क होता है इसमें मूलभूत जीवन गतिविधि जैसे श्वास लेना, हृदय गति व रक्तचाप को नियमित करना, तो अपनी पब्लिकेशन में आपने सब पढ़ा होगा। और जो अनुमस्तिष्क है उसमें क्या होता है कि यह शारीरिक मुद्रा व संतुलन को बनाए रखने व नियंत्रित करने का कार्य करता है, अनुमस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क में क्या होता है कि ये पश्च व अग्र मस्तिष्क को जोड़ता है, यानी कि आपस में उनकी जो एक सेतु का कार्य करता है। और जो अग्र मस्तिष्क होता है उसमें क्या होता है कि यह सभी प्रकार का संज्ञानात्मक, संवेगात्मक व प्रेरक गतिविधि को करता है। तो राइट इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, द नंबर ऑप्शन अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, संवेगात्मक स्थिरता किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है, संवेगात्मक अस्थिरता बताना है ना। तो इसका देखिए कि पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, तो इसका राइट आंसर शैशवावस्था ही है। इसमें क्या होता है, शिशु स्वाभाविक रूप से संवेगों को रोक नहीं सकता है। तो किसी बच्चे ने मेरे को कहा सर इसका किशोरावस्था होगा, किशोरावस्था नहीं होगा, इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा शैशवावस्था। इसका राइट आंसर होगा शैशवावस्था। ध्यान रखें, शैशवावस्था में क्या होता है कि बालक संवेगों को रोक नहीं सकता है और तुरंत उसकी अभिव्यक्ति सामने आती है। बालक को जैसे डांट देने पर भी बालक कई बार रोने लगता है। तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझें। और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 है, शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है तो इसमें आप थोड़ा ध्यान रखें, तीव्रता है यहाँ पर, इसको सही कर लेना। सीमा व तीव्रता सभी वस्तुओं से अधिक होती है, तो यह कथन किसका है, यह कथन आप देखिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रैंग, वॉटसन, किलपैट्रिक व जे.एस. रॉस। तो ये राइट जो इसका आंसर है वह बाय नंबर ऑप्शन है, वॉटसन इसका राइट ऑप्शन है। ध्यानपूर्वक समझ लें, देख लें, इंपॉर्टेंट है। 17वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी से लिया गया है। और इसका अपनी पब्लिकेशन में इसका क्या दिया वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन फिर भी अपने को समझना जरूरी है। अंग्रेजी भाषा का शब्द एडोलसेंस लैटिन भाषा के एडोल्सियर से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ बताना है अपने को। तो 17वें प्रश्न का क्या आंसर होगा, परिपक्व रूप से विकसित होना। ब नंबर है विकसित रूप से परिपक्व होना। स नंबर है परिपक्व रूप से अभिप्रेरित होना। और द नंबर है परिपक्व होकर विकसित होना। तो ये बिल्कुल कॉमन से ऑप्शन लग रहे हैं, ये बिल्कुल सेम से ऑप्शन लग रहे हैं, तो यही प्रश्न, ऐसी प्रकार के प्रश्न अपने को उलझा सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर ऑप्शन। और जो अपनी पब्लिकेशन में इसका आंसर दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। अपनी पब्लिकेशन में क्या दिया, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। परिपक्व रूप से विकसित होना, ये तो है एनसीईआरटी में। और परिपक्वता की और अपनी पब्लिकेशन में लिखा है कि परिपक्वता की और जो एडोलसेंस का अर्थ है वो भी सही है और ये भी सही है, कोई भी आ जाए अपने को वो सही करना है, तो इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है। देखिए फ्राइड ने क्या कहा है, फ्राइड ने कहा है जीवन का निर्माण काल। कॉल व बुश ने कहा गया है जीवन का अनोखा काल। किलपैट्रिक ने क्या कहा है, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था। और इसको द नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है जे.एस. रॉस। जे.एस. रॉस ने क्या कहा है, मिथ्या परिपक्वता का काल। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, शर्म व गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रसव पूर्वावस्था। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, आप इसको भी देख लेना। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा,
ब नंबर बाल्यावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है 20th, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? तो चिंतन का जो चिंतन प्रक्रिया है वो चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ किस अवस्था में हो जाती है? देखिए, अमूर्त चिंतन और मूर्त चिंतन, जो मूर्त चिंतन है वो बाल्यावस्था की विशेषता है, लेकिन अमूर्त चिंतन प्रारंभ होना शुरू हो जाता है बाल्यावस्था के अंत में जाकर के, और जो विकसित रूप में प्रभावी रूप में जो चिंतन पाया जाता है ना, अमूर्त चिंतन, वो किशोरावस्था में पाया जाता है। और देखिए इसका अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बिल्कुल राइट है भी, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है शैशवावस्था में, ये भी बिल्कुल सही है। और जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासु होते हैं शैशवावस्था में, बालक सीखने की मतलब सीखने के प्रति जिज्ञासा रहती है उनमें। और 6 नंबर ऑप्शन है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये भी सही है। और चिंतन प्रक्रिया, ये चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, चिंतन प्रक्रिया जो है वो किशोरावस्था की विशेषता मुख्य रूप से मानी जाती है। तो ये तो थे अपने मनोविज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। और कोशिश करूँगा मैं हर प्रकार के जो टेस्ट सीरीज में जो साइकोलॉजी के जो प्रश्न हर टेस्ट में आ रहे हैं उनको व्याख्या सहित वीडियो अपलोड करने की। दोस्तों सच सच बताना, वीडियो देखा है तो आपने एक प्रश्न के साथ साथ में आपने कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और कुछ फ़ायदा हुआ भी है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं आपको बता दूं कि जो एनसीईआरटी से आप प्रश्न कवर कर रहे हैं ना टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ये प्रश्न छोड़ना नहीं किसी भी हाल में, प्रश्नों को बढ़िया तरीके से कवर कर लें। मैंने इसलिए व्याख्या सहित डाल रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उससे रिलेटेड जरूर नहीं है कि सेम प्रश्न आएंगे, प्रश्न कैसे भी आ सकते हैं, उनकी भाषा अलग हो सकती है और प्रश्न यही होंगे, बट इनका कॉन्सेप्ट अगर हम बढ़िया ढंग से क्लियर कर लेते हैं तो हम किसी भी प्रकार के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो अपना बैच है वो जल्दी से ख़त्म होने के बाद में आपको बुक प्रोवाइड करवाई जाएगी, और बुक प्रोवाइड करवाई जाने का मतलब ये है कि आप उससे पहले प्रश्नों को बढ़िया तरीके से कवर कर लीजिएगा। बुक जो प्रोवाइड करवाएंगी वो भी एक टेस्ट सीरीज के रूप में ही आएगी। और वीडियो कैसा लगा, कुछ कितना मैटर क्लियर हुआ, वो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।